नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून की पे हम लोग एक बीएनएस मतलब कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका जो परिवर्तन होकर हमारा जो नया लॉ आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए आया है 2023 में, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। उसकी एक सीरीज हम लोग इस चैनल पे चल रही है हमारी, जिसमें कि हम लोग इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इसका सेक्शन जो है स्टार्टिंग से लेके सेक्शन 14 तक यानी 14 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नए सेक्शन और नए कंसेप्ट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि है हमारा एडमिशन। तो एडमिशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि एडमिशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इस जो हमारा भारतीय साक्ष्य यानी बीएसए में है, उसमें सेक्शन 15 से लेके 25 तक एडमिशन के बारे में बात की गई है। एडमिशन इसमें 15 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है कि एडमिशन होता क्या है। फिर उसके जो आगे सेक्शन है, सेक्शन 16, 17, 18, इन सब में बताया गया है कि एडमिशन कौन कौन से वो लोग हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि एडमिशन हर कोई तो कर नहीं सकता है। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो एडमिशन करने के लिए क्या हैं, लाइबल हैं, यानी कि एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। फिर हम लोग सेक्शन 19 जब हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग ऑफ देम, यानी कि एडमिशन जो होता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में भी कब उसका यूज किया जा सकता है। जनरली क्या होता है, जो एडमिशन होता है उसको आप उसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं भी यूज कर सकते हैं जो उस एडमिशन को कर रहा है, जो उस चीज़ को, किसी बात को एडमिट कर रहा है, तो उसी के बेस पे आप उसी के खिलाफ कनेक्शन करवाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 19 हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ कंडीशंस है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे एडमिशन उस व्यक्ति के अगेंस्ट में भी यूज की जा सकती हैं। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे सेक्शन 20 है, तो सेक्शन 20 में हम लोग जब बात करेंगे तो व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ, कब ओरल एडमिशन जो है इरेलेवेंट होंगे। तो मतलब कई सारी चीज़, इसमें हम लोग आगे कन्फेशन वगैरह की बात है। कन्फेशन जो होते हैं वो भी एक तरीका एडमिशन ही होता है, तो उसमें भी कुछ सारी कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को चर्चा करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि एडमिशन होता क्या है। तो एडमिशन होता क्या है, तो इसके बारे में हमारा जो सेक्शन है 15 यानी कि जो सेक्शन 15 है, वो बात करता है एडमिशन के बारे में। जिसमें एडमिशन को अगर आप हिंदी में क्या कहते हैं, एडमिशन को हिंदी में कहते हैं स्वीकृति, यानी किसी बात को स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकृत करना। तो इसका अगर आप डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि एन एडमिशन, क्या लिखा हुआ है, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट and which is made by any of the person and under the circumstances herein after mentioned। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एडमिशन क्या होता है, एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। क्या है, स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। यानी आप किसी बात को बोल रहे हैं तो उसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था और उसको ला के कोर्ट में सुना रहा है कि ये प्रीवियस में इन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन किस चीज़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से क्या होना चाहिए, जुड़े हुए बात का आप जो है एडमिशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बात का एडमिशन कर रहे हैं, जो केस चल रहा है कोर्ट में, जो प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग में अगर वो चीज़ फैक्ट इन इशू है और वो रेलेवेंट है उस चीज़ से, और उस चीज़ के बारे में अगर आप कोई चीज़ एडमिट कर रहे हैं तो एडमिशन माना जाता है। अगर उस मैटर नहीं चल रहा है कोर्ट में, उससे अदर चीज़ आप कोई भी चीज़ एडमिट कर रहे हैं तो वो एडमिशन नहीं माना जाता है। और क्या लिखा हुआ है, एनी मेड बाई एनी पर्सन एंड अंडर सर्कम, यानी किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है हियर इन आफ्टर मेंशन, जो नीचे मतलब कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 16 से, जो जो सर्कमस्टांसेस और जो जो व्यक्ति जो मेंशन किए गए हैं इस हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर का, वही लोग एडमिशन करने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बाकी हर कोई एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप एक एग्जाम्पल से अगर समझें
कि एडमिशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई एक शॉप है, कोई एक दुकान है, ये शॉप है कोई, ठीक है। इस शॉप की ओनरशिप के बारे में मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा है कि इस शॉप का ओनर कौन है। तो अगर कोर्ट में फैक्ट इशू है कि शॉप का ओनर कौन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो है ये फ्यूचर में यानी कि प्रीवियस टाइम में, मतलब पास्ट टाइम पे कोई व्यक्ति सी है, ठीक है, उससे ये एडमिट किए थे कि ये जो शॉप है इस शॉप के ओनर बी हैं। अभी की बात नहीं हो रही है, बात पहले की हो रही है कि अगर ये पहले कभी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ जो ये शॉप है इसके मालिक मिस्टर बी हैं, तो अब जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहाँ पे जो मिस्टर ए है वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, मतलब कि मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि इसके ओनर भी हैं। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एडमिशन के बारे में क्या है कि एडमिशन जो होता है वो सिविल केसेस में हो सकता है। सिविल एडमिशन कहाँ हो सकता है? सिविल केसेस में भी एडमिशन हो सकता है और क्रिमिनल केसेस में भी एडमिशन हो सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन जो एक कन्फेशन होता है, कन्फेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो कन्फेशन है, जो संस्वीकृति होती है वो केवल क्रिमिनल केस में ही हो सकती है, वो सिविल केस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एडमिशन रेलिवेंट होता है किसमें? सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, दोनों में रेट होता है। लेकिन जो कन्फेशन होता है वो केवल और केवल क्रिमिनल केस में ही क्या होता है? रेलिवेंट होता है। तो सेक्शन 15 से आप इतनी बात समझ गए होंगे कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन कोई भी तरह की स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाए, चाहे ओरल दी जाए, चाहे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दी जाए, किसको शो करते हुए? किसी चल रहा हुआ केस होता है, कोई फैक्ट न्यूज से रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और कौन व्यक्ति देगा, तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो कौन व्यक्ति देंगे, किस सर्कमस्टांसेस में देंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। अगर इसका एक और आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो एडमिशन क्या है, तो मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, और केस चल रहा है किसी बच्चे, मतलब चाइल्ड को लेकर, कि कोई चाइल्ड है कि ये बच्चा मिस्टर ए का क्या है? इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है। तो अगर कोर्ट में जब सवाल उठता है कि क्या ये जो चाइल्ड है मिस्टर ए का इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और अगर ये बात मिस्टर ए पहले किसी प्रीवियस केस में अगर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये इलिजिमेट चाइल्ड है, या नहीं भी किए हैं प्रीवियस टाइम पे, अगर इस टाइम पे अगर वो बच्चे के मतलब कि कस्टडी के लिए क्लेम चल रहा है, तो अगर इस केस में कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं या एडमिट कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा मेरा इलिजिमेट चाइल्ड है, तो इसको दोबारा इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन सिंपल सा होता है, कोई व्यक्ति जो किसी फैक्ट जो कि फैक्ट नहीं है रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ कोई चीज़ जो एडमिट करते हैं। और एक चीज़ समझने वाली बात क्या है इसमें कि जो एडमिशन होता है, एडमिशन आप मतलब जो एडमिशन होता है वो सेल्फ हार्मिंग का क्या मतलब होता है कि आप अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों का एडमिशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई मर्डर की प्रोसीडिंग चल रही है और आप उसमें एक्यूज्ड हैं, तो अगर मात्र आप अपने इस बात को ऐसे एडमिट नहीं कर सकते हैं कि मैंने तो इस व्यक्ति का मर्डर नहीं किया था, तो एडमिशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई एक एविडेंस पेश किया जाता है, उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई जाती हैं, और वहाँ पे मान लीजिए आपका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उस प्लेस पे थे, ये बात साफ मालूम है, भले ही आपने मर्डर नहीं किया है, एक्यूज्ड आप नहीं थे, लेकिन सस्पेक्ट हैं, और कोर्ट में आप लाए जाते हैं, कोई व्यक्ति गवाही देता है कि ये व्यक्ति भी वहाँ प्रेजेंट था, और अगर आपका चेहरा भले उसमें नहीं दिखा, लेकिन आप कोर्ट में जब जाते हैं, अगर कोर्ट आपसे पूछता है कि क्या आप वहाँ प्रेजेंट थे, अगर आप कहते हैं हाँ मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, तो क्या है, एक एडमिशन आपका मान लिया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट था। अब किया था मर्डर नहीं, तो वो बात की बात है, क्योंकि वो एविडेंस जब आएगा देखा जाएगा सारा कुछ तब होगा, लेकिन जो चीज़ आप एक बार एडमिट कर लेंगे उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक तरीके जो एडमिशन होता है, अगर हम बात करें कि एडमिशन के बारे में, तो एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है।
एक तरीके से ईस्टॉपल का काम करता है। जब हम लोग अभी सेक्शन 25 पढ़ेंगे तो इसमें जो सेक्शन 25 है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये साफ साफ कहता है जो एडमिशन होता है वो क्या होता है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है किसी केस को डिटरमाइन करने का, बट ये क्या होता है एक तरीके से ईस्टॉपल का काम करता है कि भविष्य में इससे जुड़ा कोई विवाद आएगा तो आपको जो बात आप एक बार एडमिट कर चुके हैं उसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। इस एडमिशन का सिंपल सा मतलब यही होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है एडमिशन बाय पार्टीज टू प्रोसीडिंग और एजेंट, यानी कि अब वो कौन से व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। तो सेक्शन 16 सिंपल सी बात करता है कि वे व्यक्ति जो क्या हैं, पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीडिंग चल रही है जिन व्यक्तियों के बीच में, वो व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं, और हिज एजेंट या उनका जो एजेंट है वो एडमिशन कर सकता है। पहला इसमें क्लॉज 16 का 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, स्टेटमेंट चाहे वो पार्टी जो प्रोसीडिंग में है उनके द्वारा, और बाय एन एजेंट ऑफ एनी सच पार्टी, यानी कि अगर दो पार्टी हैं तो उन दो पार्टी में से जो भी उनके एजेंट वगैरह हैं, whom the courts regard under the circumstances of the case, जिनको कोर्ट परमिट करता है केस के जो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, केस एज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशन, यानी कि देखिए ऐसे कि नहीं कोई भी एजेंट एडमिशन दे सकता है, जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली क्या है, ऑथराइज्ड बाय द पार्टी, यानी कि जो अथॉराइज एजेंट हैं वही केवल एडमिशन जो है वो कर सकते हैं, बाकी हर कोई एडमिशन नहीं करता है। और वो मतलब कि वो जो अथॉराइज कैसे हो सकते हैं, चाहे वो एक्सप्रेसली अथॉराइज किए यानी कि मौखिक या लिखित रूप से, या इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली मतलब होता है बाय द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पार्टी, अगर वो किसी को एजेंट बनाए हुए हैं तो उनके द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या कहता है, स्टेटमेंट मेड बाई पार्टीज टू द सूट सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, यानी कि पार्टी टू द सूट्स, जो पार्टी जो मतलब कि जो सूट जो मतलब जिसने वाद को दायर किया है, वो जो पार्टीज हैं जो किसी को स्यू कर रही हैं, या जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है, या उस किसी केस में जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में उसमें पार्टी है, तो वो भी क्या कर सकता है, देखिए लिखा हुआ है पार्टीज टू द सूट सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नॉट एडमिशन, यानी कि जो ये मतलब कि देखिए जो पार्टी सूट में है, जो मान लीजिए ए है बी है, ध्यान समझिए तब समझ में आएगा ये लाइन आपको, ये है ए है और ए बी है, पार्टी में एक प्लेंटिफ होता है एक डिफेंडेंट होता है। ठीक है, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट तो है ही है, लेकिन जब कभी कभी होता है कि एक मामले में एक से अधिक पार्टीज होती हैं, और उसमें क्या होता है कि कोई उन जो पार्टी हैं उनके बेस पे क्या हो रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में केस में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि उन सभी पार्टियों को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो भी एडमिशन कर सकता है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, अनलेस, क्या लिखा हुआ है, अनलेस दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेड, यानी कि अगर पार्टी एग्री है कि हाँ ये व्यक्ति हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उन सब के बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ रहा है, जब पार्टी के द्वारा उसको रिफर कर दिया गया है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। अगर उसको पार्टी ने मतलब अलाउ नहीं किया है तब वो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उस पार्टी के द्वारा अलाउ है कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो है वो है हम लोगों का, तो वो क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। जिससे अगर आपने सुना देखा होगा जो एच यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उसमें जो कर्ता होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होता है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कर्ता के द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्लॉज 2 का जो सब क्लॉज 1 है इसमें ये बात की गई है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के बारे में। फिर अगला इसका जो क्लॉज 2 है वो क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि अ पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन दियर करेक्टर पर्सन सो इंटरेस्टेड, और यानी कि जो व्यक्ति जिसका कि पिक्यूनरी नहीं प्रॉपर्टी यानी कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर सिविल केस चल रहा है, अगर उसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट उस पार्टी में है, वो भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। या पिक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति का पैसा मान लीजिए पैसे से जुड़ा हुआ कोई वाद है, और उस व्यक्ति का जो पैसा है,
पैसे से उस व्यक्ति का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस केस में, या उस व्यक्ति के प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ हो रही थी, तो वो व्यक्ति भी एडमिशन कर सकता है। इसको आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे ट्रस्ट होता है। मान लीजिए ए है, बी है। मान लीजिए ए अपनी ए मतलब कि ये कोई ट्रस्ट है, और ए जो होता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दान करता है। ठीक है, इस व्यक्ति बी को ट्रस्ट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, यानी कि सी के फ्यूचर के लिए, सी के भविष्य के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करेगा बी, इस शर्त के साथ ए अपनी पूरी प्रॉपर्टी बी को क्या कर देता है, ट्रस्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर जब कभी भी सूट आएगा, मतलब कोई भी विवाद इनके बीच में मतलब उत्पन्न होगा, और अगर बी इस बात को डिनाई करता है, क्या कि बी अगर उसके बेसिक नीड्स, यानी जो टी की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जब कोर्ट में मैटर जाएगा कि ए ने बी को ट्रस्ट किया था ज़मीन, इस शर्त के साथ ट्रस्ट किया था कि वो टी को क्या करेगा, टी के बेनिफिट के लिए था। तो यहाँ पे भले ही विवाद जो सूट दायर किया गया ए ने बी के खिलाफ किया है, लेकिन यहाँ पे टी की भी लायबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है कि हाँ, जो किसी भी चीज़ का जब प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें जो चीज़ें अगर कोर्ट को कोई भी पार्टिकुलर फैक्ट जानना चाहता है टी से, तो टी को कोर्ट ने बुलवा सकता है, और टी जब एडमिशन देगा उसका उस चीज़ का, तो क्या किया जाएगा, एडमिशन माना जाएगा, और यहाँ पे बी की जो है लाइबिलिटी वो होगी, प्रूव होगी। तो इसका मतलब भले ही जो विवाद था, भले ही जो विवाद था वो किसके बीच में था, वो विवाद जो था वो ए और बी के बीच में था, लेकिन टी भी क्या है, एक तरीके से एडमिशन करने के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है, उससे पिक्यूनरी इंटरेस्ट उसका क्या हुआ है, उस ट्रस्ट की गई प्रॉपर्टी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और कौन एडमिशन कर सकता है, पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डेराइव देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या किया गया है, डेराइव किया गया है, किसके द्वारा, बाय दी पार्टीज। तो अभी हमने जो आपको ट्रस्ट का एग्जांपल बताया, वहाँ पे टी की डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं बन रही थी, टी की डायरेक्ट लायबिलिटी, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या गया था, डेराइव किया गया था, क्योंकि ए ने बी के इंटरेस्ट को डेराइव किया था अपनी प्रॉपर्टी को क्या करके, टी को ट्रस्ट, बी को ट्रस्ट करके टी के इंटरेस्ट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है दो पार्टियों के बीच में मिलकर, वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उस एडमिशन कर सकता है, इफ़ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन में, यानी कि उस व्यक्ति के यानी कि यहाँ पे हम लोग जो ट्रस्ट वाली बात की, वो टी के इंटरेस्ट के लिए था और उसका इंटरेस्ट डिराइव किया गया था, तो वहाँ पे टी भी एडमिशन कर सकता है। तो सेक्शन 16 आप समझ गए, सेक्शन 16 में सिंपल सी बात है कि जो पार्टी हैं प्रोसीडिंग में वो एडमिशन दे सकती हैं, या उनके द्वारा ऑथराइज एजेंट कोई है, चाहे वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया है, वो एडमिशन दे सकता है, या जिस व्यक्ति का पिक्यूनरी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस सब्जेक्ट मैटर के साथ, वो दे सकता है, या वो व्यक्ति दे सकता है जिसका इंटरेस्ट डिराइव किया गया है बाय द पार्टी, वो भी क्या कर सकता है, एडमिशन दे सकता है। और एक चीज़ थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट अगर दायर किया गया है, तो अगर पार्टी ने किसी को रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अपने स्वीकार किया हुआ है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, एडमिशन दे सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 16 अब आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 बात करता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव अगेंस्ट द पार्टी। अगला हम लोग देखते हैं सेक्शन 17 के बारे में। सेक्शन 17 बात करता है कि एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उन व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है, यानी कि जिसकी स्थिति जो वाद के पक्षकार हैं उनके अगेंस्ट में उस व्यक्ति की स्थिति को साबित किया जाना जरूरी है। इसको अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी it is necessary to prove as against any party to the suit or admission if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while is the person making them occupy such position or is subject to such liability। इसको अगर आप सिंपल समझेंगे तो इसका एक इलस्ट्रेशन से हम लोग अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे आप इसको अच्छे से कि कहना क्या चाहता है, कि किसकी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति के अगेंस्ट लायबिलिटी को प्रूव करने की बात जो हो रही है उसके बारे में हम लोग इलस्ट्रेशन अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ए अंडरटेक्स
टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, यानी कि बी ने ए को हायर किया है, अंडरटेक किया उसको रेंट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, यानी कि ए को हायर किया है बी ने कि तुम क्या करोगे, रेंट कलेक्ट करोगे, लेकिन ए रेंट कलेक्ट नहीं कर रहा था, तो बी ने क्या किया, ए को स्यू कर दिया। क्यों सो किया, क्योंकि उसका जो रेंट ड्यू है सी से, यानी कि बी का जो रेंट सी से ड्यू है उसको कलेक्ट नहीं कर रहा है। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम बी टू सी, ए डिनाई कर रहा है इस बात को कि जो रेंट है वो सी और बी से, ए क्या कर रहा है, ए डिनाई कर रहा है इस बात को कि सी का कोई रेंट ही ड्यू नहीं है बी से। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग, तो जैसे ए, इसको अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझें तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखिए इसको आप समझिए कि मान लीजिए ए है, ठीक है। ए ने बी को हायर किया है कि आप रेंट कलेक्ट करोगे, क्या कलेक्ट करोगे, रेंट किससे, सी से। ए ने बी को हायर किया है कि बी आप क्या करोगे, रेंट कलेक्ट करोगे सी से। लेकिन क्या होता है कि जो बी होते हैं वो रेंट कलेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं ए का। अब यहाँ पे जो ए हैं वो अगर कोर्ट में सूट फाइल करते हैं कि जो मिस्टर बी हैं उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, यानी कि उन्होंने रेंट कलेक्ट नहीं किया है और हमने इनको हायर किया था, इनको मतलब मैं पेमेंट देता हूँ कि जो ये रेंट कलेक्ट करके लाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोर्ट में सी को बुलाया जाता है, और यहाँ पे अगर देखिए जब कोर्ट में केस चलता है तो यहाँ पे मिस्टर जो ए हैं वो क्या क्या बात कहते हैं कि जो बी है, बी जो मिस्टर बी जो हैं वो बोलते हैं कि सी का मतलब कि सी के पास ए का कोई बकाया है ही नहीं, ठीक है। मतलब बी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कोई ऐसा ऋण जो है या कोई ऐसा रेंट ए ए का कोई रेंट जो है वो सी के पास बकाया है ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर मिस्टर सी इस बात को एडमिट करते हैं, सी अगर इस बात को एडमिट करते हैं कि यस आई एम मतलब कि ओब, यानी कि मैं ओब करता हूँ डेट ऑफ सी, यानी कि मैंने ए से ऋण लिया हुआ है। अगर मतलब मैं जिस मकान में रहता हूँ ए के द्वारा रेंटेड है, मतलब ए को मैं रेंट पे करने के लिए क्या हूँ, लाइबल हूँ। तो यहाँ पे जो बी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं सी का कोई रेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे जो सी का एडमिशन होगा वो बी के अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एकदम अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे जो बी जो इस बात को डिनाई कर रहे थे, अब इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे और उनके ऊपर क्या बनेगी, क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी क्योंकि उन्होंने ए का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको एक मतलब कि ए बी में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा नाम समझ लीजिए, ठीक है। सिंपल सा समझिए नाम से। मान लीजिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई यस, ठीक है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति समझिए, मान लीजिए कोई घर है ये, ठीक है। क्या है ये, कोई हाउस है, कोई घर है, ठीक है। और इस घर के ओनर कौन है, मान लीजिए रमेश इस घर के ओनर हैं, ठीक है। और एक रूम इन्होंने मिस्टर राम को, यानी कि मिस्टर राम है, इस मिस्टर राम को इन्होंने अपना एक कमरा रेंट पे दिया हुआ है।
ठीक है। मिस्टर रमेश मान लीजिए एक बड़े व्यापारी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो, उनके मान लीजिए ऐसी कई सारी प्रॉपर्टियां हैं, तो संभव नहीं है कि वो हर जगह का अपना जाएंगे, देखेंगे कौन व्यक्ति रह रहा है, रेंट कलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए इन्होंने मिस्टर श्याम, यस यस, मान लीजिए इन्होंने मिस्टर श्याम को हायर कर लिया है कि आप क्या करोगे, मिस्टर राम से जो है वो रेंट कलेक्ट करोगे, मतलब जो भी रेंट होता है उनके रूम का आ रहा है उसको कलेक्ट करोगे और हम उसको दोगे। ये मतलब मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जरूर नहीं कि सिर्फ राम से ही कलेक्ट कर रहे हैं, अदर भी मिस्टर रमेश की प्रॉपर्टीज हैं वहाँ से भी ये रेंट कलेक्ट करके लाते हैं और मिस्टर रमेश को देते हैं, और इनका अपना मंथली पेमेंट एक तरीके से फिक्स है कि जो भी पेमेंट है इनका XYZ अपना श्याम को देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो मिस्टर श्याम है वो रेंट कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जब मिस्टर श्याम रेंट कलेक्ट नहीं करते हैं तो जो रमेश हैं वो एक सूट कोर्ट में फाइल करते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, कि मिस्टर श्याम जो है वो रमेश जी का जो ट्रस्ट है उसको ब्रीच कर रहे हैं फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट, रेंट को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो मिस्टर श्याम इस बात को डिनाई करते हैं कि जो मिस्टर राम हैं उनका कोई रेंट जो है वो बकाया ही नहीं है मिस्टर रमेश से, अगर वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये इस बात को डिनाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिस्टर राम है अब इनकी भी लायबिलिटी जो है वो केस में क्या होने लगी, इंटरफेयर इनका होने लगा। क्योंकि देखिए केस भले ही जो राम और श्याम के बीच चल रहा था, लेकिन सेक्शन 17 का क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा एडमिशन, हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव अगेंस्ट एज द पार्टी टू द सूट, जिसकी पोजीशन, अब मिस्टर राम की पोजीशन को मिस्टर रमेश के अगेंस्ट में प्रूव करना नेसेसरी है कि क्या मिस्टर रमेश मतलब मिस्टर राम मिस्टर रमेश को ये रेंट देने के लिए लायबल थे या नहीं थे। तो अगर अब कोर्ट में मिस्टर राम को बुलाया जाता है, अगर मिस्टर राम इस बात को एडमिट करते हैं कि यस मतलब कि मैं क्या हूँ, ओब्ड हूँ मिस्टर श्याम रमेश का, यानी कि राम इस बात को एडमिट करते हैं कि हाँ मेरा रेंट जो है वो देने के लिए मैं लायबल हूँ और मेरा रेंट बकाया भी है, तो मिस्टर राम का ये स्टेटमेंट मिस्टर श्याम के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मिस्टर श्याम जो डिनाई कर रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, राम रमेश को रेंट देने के लायबल नहीं है, तो ये बात पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और मिस्टर श्याम जो होंगे वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। तो अब हमें लगता है अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट, यानी कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा एडमिशन जिनको कि एक्सप्रेसली पार्टी जो है रिफर करती है किसी चीज के लिए कि हाँ इस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, या इस व्यक्ति को से आप इस चीज का एडमिशन करवा सकते हो। इसमें लिखा है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रिफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा एडमिशन किया जाएगा जिसको पार्टी ने क्या किया, रेफर किया। इसको आप, ये तो एकदम सिंपल सेक्शन है, इसको आप इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है द क्वेश्चन इज वेदर द हॉर्स सोल्ड बाई ए टू बी साउंड, यानी कि सोल्ड बाई मतलब कि ए कोई घोड़ा बेच रहे हैं मिस्टर बी को, बात इस बात की है कि जो घोड़ा वो बेच रहे हैं वो साउंड माइंड का है, यानी कि वो घोड़ा जो है उस घोड़े की स्थिति क्या है, कहीं वो पागल उगल तो नहीं है, मतलब कि वो क्या है, अच्छा है कि नहीं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ए सेज टू बी, ए क्या कहते हैं, बी को कहते हैं गो एंड आस्क सी, जाइए और मिस्टर सी से पूछ लीजिए, वो सी नो ऑल अबाउट इट, यानी कि सी को इस घोड़े के बारे में सब कुछ पता है। तो यहाँ पे सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, तो अब मिस्टर सी के द्वारा जो चीज़ एडमिट की जाएगी उस घोड़े के विषय में कि हाँ वो कैसा है, घुड़सवारी के लिए सही है कि नहीं, या वो मतलब कि युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए, या सामान ढुलाई करने के लिए, या वो घोड़ा एकदम सही है, फिट है, कितनी एज उसकी है, जो चीज़ें मिस्टर सी एडमिट कर रहे हैं, जो चीज़ें मिस्टर सी एडमिट कर रहे हैं वो क्या हैं, वो एडमिशन कंसिडर की जाएंगी। और कभी भविष्य में अगर विवाद उठता है उस घोड़े को लेकर तो मिस्टर सी के द्वारा दिए गए एडमिशन जो है ए के अगेंस्ट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि ए ने स्वयं ही भेजा है
कि आप जाइए मिस्टर सी से पूछ लीजिए, तो यहाँ पे सी के एडमिशन क्या दी जाएगी, वैलिडिटी दी जाएगी। तो अब आप सेक्शन 18 को अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग जब आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो सेक्शन 19 के से लेकर उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, अगर आप इसको एक क्विक रिवीजन करना चाहें तो सेक्शन 16, सबसे पहले सेक्शन 15, फिर सेक्शन 16, फिर हमने पढ़ा 17 और 18, 4 सेक्शन हमने अभी पढ़े। 15 एडमिशन को डिफाइन करता है कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन वो होता है जो स्टेटमेंट होती है एक तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे ओरल, चाहे रिटर्न दी जाए, किसे कोर्ट के सामने दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाएगी वो बताता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या बताया जाता है, सेक्शन 16 बात करता है कि वो सारे व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं जो कि पार्टी हैं उस प्रोसीडिंग में, या उनका एजेंट कैसा होगा, अथराइज एजेंट होगा। सेक्शन 17 में बात की गई है किसके बारे में, तो सेक्शन 17 बात करता है एडमिशन जिस व्यक्ति की क्या होती है, पोजीशन या लायबिलिटी जो क्या उसकी अगेंस्ट द पार्टी जो है प्रूव होना नेसेसरी है, जिसमें हमने भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा। फिर सेक्शन 18 हमने पढ़ा। सेक्शन 18 में बात करता है कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया एडमिशन जिनको कि पार्टी के द्वारा रिफर किया जाता है, वो भी एडमिशन दे सकता है। तो हम लोग ने एडमिशन की परिभाषा और कौन कौन से व्यक्ति एडमिशन दे सकते हैं ये हम लोग पढ़ चुका है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पार्टी मेकिंग ऑफ देम, यानी कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया एडमिशन स्वयं उसके विरुद्ध ही क्या कह सकता है, उसके खिलाफ भी उसके। अभी तक हम लोग जो भी चीज़ें हमने पढ़ा, जैसे इसमें पढ़ा 18 में, तो वो जो व्यक्ति दे रहा था उसके खिलाफ नहीं यूज हो रही थी। जैसे मिस्टर सी अगर घोड़े के बारे में जानकारी दे रहे थे तो उसके लिए क्या ए के अगेंस्ट में यूज हो रही थी। जब कोई विवाद ए और बी के बीच में हो रहा है तो उनके लिए उपयोग हो रहा है। लेकिन जब हम आगे सेक्शन 19 पढ़ेंगे तो हम कंडीशन बताएंगे कि कब, जैसे मिस्टर सी एडमिशन जो जिस बात को एडमिट कर रहे हैं वो सी के अगेंस्ट में यूज कब की जा सकती है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।